देखो आज ऐसे तो हम लोग का जो सिलेबस है वेस्ट बंगाल बोर्ड का, उसमें प्रकाश चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, ये प्रकाश चैप्टर, प्रकाश मतलब लाइट चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। क्लास 10 में जो लाइट चैप्टर पढ़ना होता है उसका लेकिन शुरुआत बेसिक चीज़ जो है थोड़ा पीछे भी रहता है। जैसे पीछे मतलब 7 क्लास 8 क्लास में प्रकाश का जो टॉपिक होता है वो कुछ रहता है। यहाँ पर जो सिलेबस है वो तुमको दर्पण से, गोलीय दर्पण से शुरू हुआ है, लेकिन गोलीय तुम सिलेबस एक बार देखोगे तो गोलीय दर्पण से शुरू हुआ है। ठीक है, और उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, फिर उसके बाद लेंस के बारे में है, फिर उसके बाद प्रिज्म के बारे में है। लेकिन इन सबों को पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग को पीछे का जो प्रकाश के बारे में दिया हुआ रहता है या हम लोग जो पढ़े हैं उसको हम लोग को समझ लेना पड़ेगा। जो पिछले चैप्टर्स में मैंने पिछले जो 7 में 8 में पढ़े हैं उसको एक बार रिकैप कर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना फिर हम यहाँ समझने में दिक्कत होगी क्लास में। ठीक है, तो अभी हम प्रकाश में सामान्य तौर पर अगर बात करें कि प्रकाश है क्या, इसकी परिभाषा की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें बोला जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी, जिससे क्या फायदा होता है हमको, जिससे हमें देखने की संवेदना प्राप्त होती है, मतलब जिसके द्वारा हम देख पाते हैं। ठीक है, तो देखने की संवेदना प्राप्त होती है, ये मतलब हुआ प्रकाश का। अर्थात प्रकाश दृश्य संवेदना देता है, मतलब विजिबिलिटी देता है। हम जो देखते हैं वो प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना प्राप्त होती है, ये प्रकाश का मतलब है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पीछे का, और जो यहाँ पर हम फिर एक बार बोलते हैं कि इस क्लास में पढ़ने के लिए जब शुरू करेंगे तो कुछ बेसिक चीज़ों की हमको जानकारी होनी चाहिए जो पिछली कक्षा में हम लोग छोड़ करके आए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो जैसे है प्रकाश का स्रोत, थोड़ा सा देखेंगे स्रोत क्या होता है, सोर्सेज ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत। तो सबसे पहले जब प्रकाश का स्रोत का हम बात करेंगे तो ये दो प्रकार का होता है। एक बोला जाता है इसमें बिंदु स्रोत, बिंदु स्रोत, और दूसरा होता है विस्तृत स्रोत। ठीक है, ये जानते हो इसमें जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, इसमें सामान्य तौर पर आकार के आधार पर इसको हम बांटते हैं, तो ऐसा बांटते हैं आकार के आधार पर। लेकिन इसको और भी एक आधार पर बांटा जाता है, दोनों को समझ लेते हैं हम लोग। प्रकाश का स्रोत, तो ये दो तरह से कैसे हुआ, सोर्सेज ऑफ लाइट, ये दो तरह से कैसे हुआ। तो इसमें माने प्रदीप्ति के आधार पर समझते हैं, प्रदीप्ति, ये प्रदीप्ति क्या होता है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, इसके आधार पर जब बात करते हैं तो दो तरह का होता है, ये भी दो तरह का होता है। एक बोला जाता है प्रदीप्त और दूसरा होता है अप्रदीप्त। अब एक बार थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं, इसका उदाहरण समझ लेते हैं और बात को समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। प्रकाश का स्रोत अगर हम आकार के आधार पर देखें तो क्या हो जाएगा, बिंदु स्रोत होगा और विस्तृत स्रोत होगा। बिंदु स्रोत का मतलब सामान्य भाषा में अगर हम समझते हैं, बिंदु मतलब छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसका मीनिंग अलग तरह से समझना पड़ता है। वो क्या है, विस्तृत मतलब यहाँ बड़ा समझोगे। तो अगर उदाहरण हम ले सामान्य तौर पर, जैसे सूर्य का बात करें तो सूर्य का अगर बात करें तो वो क्या होगा, विस्तृत होगा या बिंदु स्रोत होगा, क्या होना चाहिए?
विस्तृत होना चाहिए, सामान्य भाषा में लगता है कि विस्तृत होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको हम अगर अच्छी तरह समझ लेंगे तो समझ में आएगा कि जो देखने में बड़ा है उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि हम उसके ज्यामितीय आकार को हूबहू अपने पेज पर उतार सकते हैं कि नहीं, ये मतलब होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे देखो अब सूर्य का आकार कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब क्या उसको तुम अपने पेज पर हूबहू उसके आकार को दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो। तो उसका ज्यामितीय आकार जैसा होता है उसको हूबहू हम लेकिन अपने पेज पर नहीं दिखा पाएंगे। तो ऐसे में उसको हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु स्रोत कहेंगे। उसको कहेंगे मतलब सूर्य को ही बिंदु स्रोत कहेंगे। उल्टा हो गया, नहीं हो गया। और जबकि मोमबत्ती का जो फ्लेम है, ठीक है, मोमबत्ती का फ्लेम, मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती का जो फ्लेम होता है, फ्लेम समझते हो ना, फ्लेम मतलब क्या होता है फ्लेम, वो जो आगे में जलता है तो उसके ऊपर में दिखता है फ्लेम, तो वो फ्लेम, ठीक है। वो जो है वो विस्तृत स्रोत है, वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका जितना आकार होता है उसका हूबहू ज्यामितीय आकार को हम चाहें तो अपने पेज पर, अपने बोर्ड पर उतार सकते हैं। तो तात्पर्य क्या हुआ कि जिसका ज्यामितीय आकार जितना होता है उसका हूबहू अगर हम बोर्ड पर या अपने पेज पर उतार पाएं तब वो विस्तृत हो जाएगा, और जिसका नहीं उतार पाएं तो वो क्या हो जाएगा, बिंदु स्रोत हो जाएगा। उल्टा हो गया। तो जो बड़ा है और छोटा है वो नहीं देखेंगे, जिसको हम ज्यामितीय रूप में हूबहू अगर उतार सकते हैं उसके आधार पर हम इसमें निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर सूर्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिंदु स्रोत हो जाएगा, उल्टा। और मोमबत्ती का जो फ्लेम होगा वो लॉ जिसको कहते हैं वो क्या होगा, विस्तृत स्रोत हो जाएगा। तो दिक्कत है। अब बात करते हैं हम प्रकाश के दूसरे प्रकार से जो स्रोत बोल रहे हैं उसका। प्रदीप्त क्या होता है, इसको कहते हैं लुमिनस, मतलब खुद का जिसमें प्रकाश होता है, लुमिनस, वो हो जाता है प्रदीप्त। और जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अप्रदीप्त, नॉन, उल्टा हो जाएगा। तो इसका अंग्रेजी में हो जाएगा नॉन लुमिनस। कोई दिक्कत है इसमें? जैसे कि अगर हम बात करते हैं सूर्य का, तो सूर्य, अब यहाँ पर यदि बात करें इसमें तो ऐसे आकार के आधार पर बोलेंगे तो उसको बिंदु स्रोत बोलेंगे, और उसी को यदि हम इसके आधार पर बोलेंगे, प्रदीप्ति के आधार पर, तो क्या हो जाएगा, वो लुमिनस हो जाएगा। तो दिक्कत है, खुद का प्रकाश उसमें है। जिसमें खुद का प्रकाश होता है वो लुमिनस होता है, और जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है वो नॉन लुमिनस हो जाता है। जैसे कि अगर हम चंद्रमा का बात करें तो क्या हो जाएगा, नॉन लुमिनस हो जाएगा। और बाकी जो भी चीज़ में ऐसा प्रकाश पता चलता है कि प्रकाश उसमें से निकलता हुआ आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल उसमें प्रकाश होता नहीं है, तब उसको हम लोग कहेंगे नॉन लुमिनस, मतलब अप्रदीप्त। तो दिक्कत है इसमें, और ये प्रदीप्त हो गया। क्लियर है? अब इसमें से एक बात देखते हैं हम, ये तो हो गया प्रकाश का स्रोत। अब है प्रकाश का गमन। गमन अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो प्रकाश जो है गमन कैसे करता है, प्रकाश बंद हो गया, प्रकाश का गमन का बात हम करते हैं, ठीक है। यहां से लिख रहे हैं प्रकाश का गमन, इसको कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो जो प्रकाश का गमन होता है ना वो सामान्यतः सरल रेखा में गमन होता है, मतलब ये पथ जो है सरल रेखीय पथ पर गमन करता है। कोई दिक्कत है इसमें? कौन सा पथ पर गमन करता है? सरल रेखीय पथ। और इस सरल रेखीय पथ को प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण। किरण का मतलब तो क्या हो गया कि जिस पथ से प्रकाश गमन करता है, एक प्रकार से गमन पथ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण, मतलब रे ऑफ लाइट। तो दिक्कत है। अब रे ऑफ लाइट जो बात हम करते हैं
उसका अगर ढेर सारा रे ऑफ लाइट अगर एक साथ चलता है तो उसको हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट, माने किरण माला या कोई इसको किरण पुंज भी कहते हैं। ठीक है, मतलब बीम ऑफ लाइट रेज मतलब बंडल, ढेर सारा एक साथ जब होता है। तो ये जो बीम ऑफ लाइट रे होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। यहाँ तक ठीक है, इसको समझ में आ गया सबको? ये 3 प्रकार का क्या है? तो इसमें आता है समानांतर किरणमाला, किरणपुंज, और एक होता है संश्रित किरणपुंज, और फिर होता है अपसृत। ये क्या होता है? अपसृत किरणपुंज। इसको थोड़ा सा हम लोग चित्र के द्वारा समझ लेते हैं, चित्र बना करके। जैसे समानांतर, यहाँ पर नीचे नहीं लिख पा रहे हैं तो यहाँ पर समानांतर थोड़ा सा इधर हम बना करके समझा देते हैं। इसमें देखो, अगर कोई प्रकाश किरण अनेकों इस प्रकार से चल रहे हों कि उसमें आपस में प्रत्येक किरणपुंज मान किरण आपस में समानांतर हो रहा है, समानांतर रूप में जा रहा है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर किरण माला। कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन जब इस प्रकार से जाता हो, देखो ऐसे एक जगह जमा होता हुआ प्रतीत होता है, एक जगह जमा होता हुआ प्रतीत होता है, ऐसे अगर होता है तब इसको हम लोग कहते हैं संश्रित। क्या समझे? और इसका उलट अगर एक तरफ माने एक जगह से फैलता हुआ प्रतीत हो, जैसे यहाँ पर से अगर कोई इस तरह से निकल रहा होता है, ठीक है, तो इस तरह से फैलने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? अपसृत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से किरणमाला जो है 3 प्रकार का हो गया। क्या क्या? एक हो गया समानांतर, एक हो गया संश्रित, और एक हो गया अपसृत। तो यहाँ तक के विषय को समझने में किसी को दिक्कत है? तो अब हम थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं और आगे का बात देख रहे हैं। आगे है इसमें समझना हमको आगे देखो कि इसमें से प्रकाश जो गमन करता है, प्रकाश का जो गमन होता है सरल रेखा में होता है, ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन ये इसके लिए जो माध्यम होता है, माने माध्यम से तात्पर्य है कि अगर पदार्थों में हम अगर प्रकाश को गमन करें तो पदार्थों के द्वारा भी गमन होता है, और क्या बिना पदार्थ का भी गमन होता है? तो इसका जो गमन है इसको ये समझना है कि क्या पदार्थ और बिना पदार्थ दोनों ही स्थितियों में प्रकाश गमन कर सकता है? तो प्रकाश का गमन दोनों ही स्थितियों में होता है। अगर कोई पदार्थ मिलता है तो उससे भी गमन कर जाता है, और कहीं ऐसा भी होता है जिससे नहीं गमन कर पाता, उसको फिर हम लोग समझेंगे। तो इसका मतलब है कि पदार्थीय माध्यम से गमन कर सकता है, मतलब पदार्थ के द्वारा भी गमन कर सकता है, और जहाँ पदार्थ नहीं रहेगा मतलब वहाँ गमन कर सकता है, मतलब बिना पदार्थ का भी गमन कर सकता है। क्या समझे? ये दोनों ही गमन कर सकता है, माने पदार्थ के द्वारा भी गमन कर सकता है, समझ में आ रहा है, और बिना पदार्थ का भी गमन कर सकता है। क्लियर हो गया? ये बिना पदार्थ का गमन करने का जब बात आता है तो बार बार तुमको लिखा हुआ मिलेगा कि निर्वात में गमन करना। ऐसा गमन करना? निर्वात में गमन करता है, मतलब वैक्यूम, जहाँ कुछ नहीं है। जैसे सूर्य से जो प्रकाश किरण यहाँ तक आती है तो उसमें क्या होता है कि बीच में तुम लोग जानते हो कि कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल खाली होता है, तो भी वहाँ से पृथ्वी तक प्रकाश आता है, तो उसमें कोई पदार्थ का माध्यम नहीं है, फिर भी वो गमन करता है। तो वो हो गया बिना पदार्थ का गमन करना, तो मतलब निर्वात में गमन करना। समझ में आ रहा सबको? अब उसके बाद पदार्थीय माध्यम से भी गमन करता है। तो पदार्थ तो निर्वात में जब है तो सिंपल हो गया कि निर्वात में गमन करना मतलब वो कोई पदार्थ नहीं है, वहाँ पर गमन करता है। लेकिन जब पदार्थ का बात हम करते हैं तो उसमें लेकिन इसका अलग अलग
प्रकार हो जाता है, कैसे गमन करता है, और उस पदार्थीय माध्यम को हम नाम क्या करेंगे। तो किसी में गमन करता है, कई पदार्थ ऐसे होते हैं किसी में गमन करता है, कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें गमन नहीं कर पाता है, और कुछ में आंशिक गमन करता है। क्या समझे, थोड़ा गमन करता है, मतलब पूरा प्रकाश गमन नहीं करता, थोड़ा गमन करता है। जैसे तो इसके हिसाब से हम पदार्थीय माध्यम जो होता है वो प्रकाश के पदार्थीय माध्यम को हम लोग 3 तरह से बांटते हैं। ठीक है, इसमें पहला जो है कि पूरी तरह से प्रकाश उसमें गमन कर जाए, तो उसको कहते हैं पारदर्शी। क्या कहते हैं, लिखा जाता है पारदर्शी भी लिखा जाता है, सिर्फ पारदर्शी भी लिख सकते हैं, पारदर्शी। क्या समझे, पारदर्शी का मतलब हो गया जिसमें पूरे तरह से जिस पदार्थ के माध्यम से प्रकाश सीधा पार कर जाता है, मतलब वो रुकता नहीं, उसमें रुकावट नहीं होता है। जैसे सिंपल तुम कांच का बात करते हो तो कांच में क्या होता है कि कांच भी एक प्रकार का पदार्थ है, लेकिन उस पदार्थ से क्या होता है कि प्रकाश अगर उसमें हम डालते हैं तो एक तरफ से डालते हैं दूसरा तरफ निकल जाता है। इसका मतलब कि कांच से प्रकाश पार करता है, तो दिक्कत है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। हो गया, तो उसमें उदाहरण आ जाएगा कांच का। अब कुछ में है कि पूरा पार करता है और कुछ में पूरा नहीं पार करता है, थोड़ा बहुत पार करता है, तो उसको कहते हैं अर्ध पारदर्शी बोल सकते हैं या अल्प पारदर्शी बोल सकते हैं, अल्प पारदर्शी। कोई दिक्कत है, अल्प पारदर्शी। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा अंग्रेजी में लिखते चले। ठीक है, इसको हम लोग ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं, है ना, और ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, लूसेंट। ठीक है, और इसके अलावा एक ऐसा भी होगा जिसमें कि प्रकाश गमन ही पूरा पार नहीं कर पाए, मतलब वो उसमें से जाए या तो वापस आ जाए या फिर वहीं तक रह जाए किसी तरह से। तो उसको हम लोग जब प्रकाश उसमें से पूरा पार नहीं कर पाएगा, तो पहला यहीं से पहले क्लियर कर लें, पारदर्शी क्या हो गया कि जिसमें प्रकाश हम जब एक तरफ से डालते हैं तो दूसरे तरफ से निकल जाता है, तो वो हो गया क्या, पारदर्शी। जैसे कांच में तुम देख सकते हो कि सिंपल जब कांच पर हम प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, एक तरफ से डालेंगे दूसरा तरफ से निकल जाएगा। तो उसके बाद किन नियमों का पालन करते हुए निकलेगा वो फिर बाद में हम लोग समझेंगे। कभी कुछ टेढ़ा हो जाता है, प्रिज्म का जब पढ़ोगे तो पता चलेगा उसमें टेढ़ा हो जाता है प्रकाश, तो वो सब फिर बाद में पढ़ेंगे। तो एक पारदर्शी का मतलब होगा जिसमें कि प्रकाश एक माने उस माध्यम से पूरा पार कर जाता है। अल्प पारदर्शी या अर्ध पारदर्शी क्या होगा कि जिसमें पूरा पार नहीं करता। जैसे एक तुम देखोगे उदाहरण के तौर पर, व्यावहारिक उदाहरण में, कि अगर कागज है, कागज में थोड़ा सा ऐसे तुम देखोगे कागज में तो उसमें प्रकाश पार नहीं करता है, थोड़ा सा उसको तेल लगा दो, तेल उस पर गिरा दो, उसके बाद तुम देखोगे कि आर पार दिखने लग जाता है, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा धुंधला सा। ऐसे ही कोई कांच है तो कांच को थोड़ा सा घिस दो, तो घिसने के बाद फिर उसमें देखते हो कि पूरा जो पार करता था प्रकाश वो पूरा नहीं करेगा, तो वो उदाहरण इसका हो जाएगा। ये तो इसका उदाहरण कांच हुआ, और उसका तुम बोल सकते हो उदाहरण घिसा हुआ कांच। क्या समझे, घिसा हुआ कांच, या फिर तेल लगा हुआ कागज। कोई दिक्कत है। अब इसके बाद का बात करते हैं कि जिसमें प्रकाश पूरा पार नहीं करे, तो नहीं करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, अपारदर्शी, अपारदर्शी। कोई दिक्कत है। अपारदर्शी जो होगा उसको अंग्रेजी में कहा जाता है ओपेक, ओपेक मीडियम। इस ओपेक मीडियम को अच्छा से समझना है, जब नहीं पार करता है तो और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, पढ़ाई में क्या होता है ना कि बीच में बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो जाने से स्टूडेंट का एक जो मोटिवेशन है वो हो नहीं पाता है, पढ़ते पढ़ते पता चला कि उसको भूल ही गया सारा बात, जो पीछे पढ़ाए थे वो भूल गए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि उसमें पूरी तरह से अपना इफोर्ट देने के लिए ज़्यादातर मतलब जो टॉपिक है उस पर कॉन्सेंट्रेट होने का जरूरत पड़ता है कि हमको उसी पर ध्यान देना है। इधर उधर ध्यान देंगे तो फिर हो नहीं पाएगा। तो देखिए अपारदर्शी में क्या हुआ, ओपेक मीडियम जो होता है, ओपेक मतलब कि जिसमें कि प्रकाश पार नहीं करता। पार नहीं करता तो क्या होता है, तो इसमें दो घटनाएं होती हैं। या तो प्रकाश को वो सोख लेता है, उसके ऊपर डाले ना तो प्रकाश को वो
गायब कर दिया, गटक लिया पूरा, मानो वापस भी नहीं जाने दिया। और ऐसा हो सकता है कि वो अंदर जाने नहीं दे, वापस कर दे, सीधा लौटा दे। ऐसा दो तरह का हो सकता है। तो ऐसा जो ओपेक मीडियम होता है वो या तो परावर्तक होता है, परावर्तक इसको कहते हैं रिफ्लेक्टर, या फिर अवशोषक हो सकता है। अवशोषक ये क्या है? अवशोषक, ठीक है, माने एब्जॉर्बर। ये क्या किया? देखो इसमें क्या है कि जब ये तो पार नहीं करने दे रहा है, जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या करेगा कि प्रकाश को लौटा देगा, लेगा ही नहीं, पार नहीं करने देगा। क्या करेगा? आइए क्या करेगा? पार नहीं करने देगा, सीधा सीधा गटक लेगा, माने अपने अंदर में रख लेगा, मतलब वो निकलने नहीं देगा। समझ में आया? जैसे इसमें से पारदर्शी में क्या हो रहा था कि एक तरफ प्रकाश डाल रहे थे और कांच से गुजरा और गुजरने के बाद निकल के बाहर हो गया, ठीक है, तो ये हो गया पारदर्शी। इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जब प्रकाश पड़ रहा है तो वो अंदर घुस रहा है लेकिन कहीं निकल नहीं रहा। क्या समझे? तो वो हो गया अवशोषक। और ये क्या हो गया? परावर्तक। परावर्तक समझ में गया? तो अब परावर्तक का मतलब हुआ कि जो प्रकाश को वापस करता है। क्या करता है? वापस करने वाला। में उदाहरण तुमको कांच से बना हुआ दर्पण होता है। दर्पण मतलब मिरर, दर्पण इसका उदाहरण है। क्या समझे? परावर्तक तल का उदाहरण कौन सा है? दर्पण। ऐसे तुमको बताएं कि दर्पण के अलावा बहुत सारा चीज उदाहरण हो सकता है। जितने भी चीज को तुम देख पा रहे हो उसमें से कई ऐसे हैं जो परावर्तक भी हैं और अवशोषक भी हैं। जैसे तुम दीवार, यहाँ पर अभी जैसे दीवारों की बात करें हम, तो दीवार क्या कर रहा है? वो भी प्रकाश को परावर्तित करता है। लेकिन होता क्या है कि सभी पदार्थ पूरी तरह से परावर्तक नहीं होते हैं। पूरा परावर्तक मतलब जितना उसको प्रकाश मिलेगा वो सब लौटा देगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ उसमें से अवशोषित कर लेता है और कुछ लौटाता है। कोई अच्छा परावर्तक जो होता है वो क्या करता है? अधिक से अधिक प्रकाश को लौटाता है। तो जो अधिक से अधिक प्रकाश को लौटाएगा वो कहलाएगा अच्छा परावर्तक। क्या समझे? कोई दिक्कत है इसमें? और जो क्या पूरा का पूरा अवशोषित कर लेगा वो भी कहलाएगा अच्छा अवशोषक। तो ज़्यादातर हम अगर बात करें पूर्ण अवशोषक का तो जल्दी नहीं मिलता है, आंशिक अवशोषक ही मिलता है। पूर्ण अवशोषक कोई नहीं, बहुत कम होता है। और जो पूर्णतः अवशोषित करने वाला पदार्थ अगर है तो उसका उदाहरण में आता है ज़्यादातर काला पिंड, मतलब ब्लैक पिंड जो है, काला पिंड अगर कोई भी चीज़ है, काला चीज़ वो क्या करता है कि प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। इसको तुम थोड़ा व्यावहारिक उदाहरण में जाओगे कि जैसे कभी तुम ऐसा महसूस किए हो तुम लोग कि जैसे गुफा है, गुफा के मुंह पर अगर जाने के बाद अंदर से पूरा अंधकार नजर आता है। एक्चुअली वहाँ पर प्रकाश जाता भी है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस नहीं आता है। क्या समझे? और इसलिए वो क्या होता है? अंधकार लगता है। कोई चीज़ अगर काला है इसका मतलब है कि वो प्रकाश की किरणों को वापस नहीं कर रहा है। प्रकाश की किरणों को जो वापस करेगा वो काला नहीं रहेगा, काला नहीं दिखेगा। ठीक है, समझा? पूरी अगर वापस करेगा तो पूरा जब वापस करेगा तो क्या होगा? वो ज़्यादातर सादा सफ़ेद दिखता है। सफ़ेद दिखने वाला पदार्थ मतलब हो गया वो अच्छा परावर्तक होगा। तो ये सब उदाहरण हम लोग को समझना है। अच्छा परावर्तक का मतलब कौन हो गया? जैसे कोई सफ़ेद पदार्थ है वो अच्छा परावर्तक होगा, काला पिंड है वो अवशोषक हो गया, दर्पण जो है एक अच्छा परावर्तक है। लेकिन एक बात और यहाँ पर क्लियर कर दें कि कोई भी पदार्थ पूर्ण परावर्तक अगर बोले तो नहीं होता है और न ही पूर्ण अवशोषक होता है। कुछ न कुछ आंशिक तौर पर सभी पदार्थ प्रकाश को या तो अवशोषित करते हैं और कुछ न कुछ रिफ्लेक्ट भी करते हैं। और यदि रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, जानते हो अगर कोई पदार्थ ऐसा हो कि जो रिफ्लेक्ट ही नहीं करे तो वो पदार्थ हमारे सेंस में आएगा नहीं, मतलब दृष्टि सेंस में नहीं आएगा, मैंने हम उसको देख नहीं पाएंगे। क्योंकि हम किसी पदार्थों को तभी देख पाते हैं जब उससे प्रकाश परावर्तित होकर के वापस आता है और हमारी आंखों की संवेदनाओं को प्रभावित करता है। क्लियर हो गया है? अब बात करते हैं हम दर्पण का। अब जब दर्पण का बात करेंगे ना तो इसमें यहाँ से सिलेबस शुरू हुआ है क्लास 10 के। अब इतनी बातों को छोड़ दिया गया है, लेकिन इसके साथ में जब दर्पण से बात हम करते हैं तो क्या होता है? देखो कि जैसे इसमें दर्पण सामान्य तौर पर कैसे बना होता है, अगर उसकी बात करें तो सामान्य तौर पर जो कांच है, कांच जैसे मान लो ये कांच है, इस कांच का एक तल को अगर हम रंग देते हैं, रंगना इसको रजतित करना कहते हैं।
सिल्वर्ड करना है। मतलब तुम देखा होगा घरों में दर्पण को, तो दर्पण में देखोगे पीछे वाला भाग यदि खुला हुआ कभी देखोगे तो लाल जैसा रंगा होता है, तो वो क्या हुआ, रंगना कहलाता है। और एक तरफ तली जिस पर हम लोग देखते हैं अपने आप को, तो वो वाला में क्या होता है, प्रकाश जब जाता है तो वो परावर्तित हो जाता है। क्या समझे, प्रकाश आया इस पर और क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो ये दर्पण प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। कोई अशुद्ध है इसमें, ठीक है। तो हम समझेंगे यहाँ पर अब कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। और इसमें एक शब्द आ गया क्या, परावर्तन। क्या आ गया, यहां से लिखे हैं थोड़ा, परावर्तन। तो थोड़ा सा इसको पहले परावर्तन को समझ लेना पड़ेगा, तब फिर परावर्तन के आधार पर दर्पण के प्रकारों को, फिर परावर्तन जो होगा उसके आधार पर दर्पण में कैसे प्रतिबिंब का गठन होता है ये सबको समझना पड़ेगा। परावर्तन नहीं समझा हुआ रहेगा तो फिर दर्पण में प्रतिबिंब का गठन नहीं समझेंगे, फिर दर्पण को भी समझेंगे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए तो परावर्तन का बात करते हैं। परावर्तन को अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब प्रकाश किरण के किसी भी तल से, ज्यादातर तो परावर्तक तल से ही परावर्तित होगा, ये बात तो क्लियर ही हो गया है। तो किसी भी तल से टकराकर जब वापस आता है, अभी जैसे बताया ना कि देखो इस पर से आया और टकरा करके क्या हुआ, वापस आ गया, है ना। इस प्रकार की जो घटना होती है, इस घटना या क्रिया को, प्रकाश की इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं हम, परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश किरणों के किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में यदि वापस आ जाता है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दिक्कत है इसमें, ये परावर्तन हम थोड़ा ज़्यादा इस पर लिखने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास 10 में हमको कुछ कुछ मेन बात लेकर के निकल करके फिर सिलेबस पर आ जाना है। क्योंकि पीछे का जो रिवीजन हम कर रहे हैं ना, तो पीछे का रिवीजन करते हैं फिर क्या करेंगे, वापस जो सिलेबस है उस पर चले जाएंगे। तो ये परावर्तन जो है मूल रूप से दो प्रकार का होता है। परावर्तन मूल रूप से दो प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक को बोला जाता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित अंग्रेजी भी लिख लेते हैं, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का जब बात करेंगे तो जैसे कोई ऐसा समतल अगर है, समतल परावर्तक, परावर्तक भी है और समतल भी यदि है ऐसा बराबर से, तब इस पर जो प्रकाश किरण आकर के पड़ेगा और अगर समानांतर आकर के पड़े, समानांतर, और वापस भी अगर समानांतर ही हो, समानांतर आए और समानांतर ही जाए, परावर्तित हो, तो ऐसे जब होता है तब उसको हम लोग कहते हैं नियमित। तो दिक्कत है इसमें। लेकिन अगर कोई ऐसा तल हम ले लेते हैं, मान लो ऐसा तल ले लेते हैं, ये समझ सकते हो कि समतल है ही नहीं, और जब समतल नहीं है तो समतल नहीं होने के चलते क्या होगा कि इसमें जब आपतित किरण होगा तो क्या होगा, परावर्तित जैसे तैसे होगा, मतलब आएगा समानांतर लेकिन जाएगा समानांतर नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि तल उसका एक जैसा समतल नहीं है। कोई खुरदरा तल अगर है, कोई समतल नहीं है, तो वहां पर जब प्रकाश पड़ेगा तो आएगा समानांतर लेकिन जाएगा समानांतर नहीं, मतलब असमानांतर। जैसे कि ये जाएगा तो ये मान लो ऐसे चला गया, ये थोड़ा ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, तो ये जो गया वो समानांतर नहीं गया, तो ऐसा हम लोग क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन कहेंगे। ये जो नियमित परावर्तन है इसके लिए मूल रूप से एक नियम दिया हुआ है जिसको हम लोग परावर्तन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम। इस नियम को समझना इसलिए आवश्यक है कि जब दर्पण पर प्रतिबिंब का गठन होगा करेंगे तो हमको इस नियम के आधार पर ही उसमें गठन समझेंगे। अर्थात कि किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब का गठन परावर्तन के नियम को पालन करते हुए होता है, ठीक है। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि परावर्तन का नियम क्या है। तो परावर्तन का इसमें दो नियम होते हैं। इस दो नियम में से पहला में बोलता है कि कोई भी जो तल है, कौन सा तल, परावर्तक तल। परावर्तक तल कैसे, हम इधर ऐसे बनाए थे, हम इसमें ऐसे बनाते रहे, ठीक है। इसमें तो इसमें अगर कोई प्रकाश किरण आता है
तो आने वाला जो प्रकाश किरण है उसको कहते हैं आपतित प्रकाश किरण। क्या कहते हैं? और इससे जब लौट जाता है तो उसको कहते हैं परावर्तित। ये हो गया आपतित और ये हो गया परावर्तित। क्या समझे? और ये कहाँ पर आकर के है? ये जो समतल है उसके ऊपर में है, ठीक है। तो समतल तल के ऊपर में ये आपतित किरण हुआ और ये क्या हुआ? परावर्तित किरण हुआ। इस दोनों का जहाँ कटान होता है, माने मिलता है जहाँ, वहाँ पर एक अगर लंब डाल दो तो इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अंग्रेजी में इसको नॉर्मल कहते हैं। तो आपतित, परावर्तित और अभिलंब, ये तीनों किरणें एक किसी भी परावर्तक तल के एक बिंदु पर मिलते हैं। देखो तीनों बिंदु, तीनों क्या? आपतित, परावर्तित और अभिलंब, तीनों कहाँ मिल रहा है? एक जगह मिल रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है। तो ये पहला नियम में यही बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों परावर्तक तल के किसी एक बिंदु पर मिलता है। नियम लिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये किताब में भी मिल जाएगा और ऐसे समझने पर ही में नहीं है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या हुआ? तीनों किसी परावर्तक तल के एक बिंदु पर आकर के मिलते हैं। अब उसके बाद दूसरा नियम में जो है, इसमें बोला जाता है कि ये वाला जो कोण है इसको आई बोलते हैं, ये वाला कोण है आर बोलते हैं। आई का मतलब आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और आई इसलिए इंसिडेंस के लिए बोला, और आर मतलब परावर्तन कोण। क्या समझे? आर मतलब परावर्तन कोण। तो ये जो आपतन कोण और ये परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। हालांकि नियम की भाषा सही ऐसा होना चाहिए कि परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। लेकिन जैसे भी लिखा हो दोनों बराबर होता है, तो किसी किताब में ऐसे लिख देता है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो ऐसे भी लिखने से चलेगा। लेकिन मूल रूप से क्या होना चाहिए कि परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। ये नियम हो गया। इस नियमों का पालन करते हुए फिर दर्पण में प्रतिबिंब के गठन को हम लोग बाद में समझेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? अब हम बात करते हैं, फिर इसको हम अभी मिटा रहे हैं और बात करते हैं दर्पण का। कोई दिक्कत है? चलिए, उसके बाद है दर्पण। जब दर्पण की बात हम करते हैं, इसको अंग्रेजी में तुम लोग बढ़िया से जानते हो पहले से, और लड़कियां तो और ज़्यादा जानती है, मिरर, क्योंकि उसके उपयोग के लिए ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे सबके लिए है लेकिन ज़्यादा उपयोग उसका होता है, समय ज़्यादा उसका, पढ़ाई से ज़्यादा समय कभी कभी तुम लोग देख लोगे। तुम लोग तो अभी कम मैंने 9-10 के विद्यार्थी उतना नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो उसका आधा समय हमको तो लगता है घर में दर्पण के सामने ही बीत जाता है। क्या समझे? जिंदगी का आधा जो है दर्पण, तो दर्पण को नहीं जानता ऐसा तो कोई बात नहीं, लेकिन दर्पण यहाँ फिजिकल साइंस में हमको दूसरे तरह से करना है, ठीक है। दर्पण अगर समझना है तो दर्पण यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो दर्पण को हम लोग दो प्रकार से पहले बांटते हैं। एक कहा जाता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? अब एक बात समझना होगा कि आखिर समतल दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण क्या है। फिर से समतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब का गठन कैसे होता है और उसकी विशेषता क्या है, यहाँ सिलेबस में आना शुरू हो जाएगा। और तो अब ये भी बोल सकते हैं कि जब यहीं से सिलेबस था तो इतना बकवास करने का क्या जरूरत है, ये भी संभव है ना। लगता है कि क्यों बकवास कर रहे थे इतना। होता क्या है कि अभी खास तौर से जो इस समय हम तो ये 2021 में हम लोग चल रहे हैं, संयोग से क्या हुआ है कि 9 क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो 2020 में पढ़े थे, और उस समय अभी वो 10 में है। 2020 उसके पहले भी लगभग स्थिति खराब ही था पढ़ाई का, और सरकारी स्कूलों का तो जितना रहता है वो तो देखना ही, कुछ बोलना नहीं। मैंने वीडियो बन रहा है लेकिन उसमें कोई बात नहीं है, सब जानता है इसमें कि किस तरह से पढ़ाई होता है, किस तरह ये व्यवस्थाओं का दोष अगर हमारे माध्यम से जाता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर समतल दर्पण और ये क्या है, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब का गठन होता है उसको समझना है, फिर गोलीय दर्पण क्या होता है उसमें भी प्रतिबिंब का गठन कैसे होता है वो समझना है।
तो समतल दर्पण का मतलब सामान्य तौर पर मैंने बताया कि एक समतल तल कांच का होता है जिसका एक भाग एक तरफ रस्तित किया हुआ रहता है, रंगा होता है, मैंने सिल्वर्ड किया हुआ रहता है, सिल्वर्ड, और दूसरा भाग जो होता है परावर्तक होता है। दूसरा भाग क्या होता है? परावर्तक। दूसरा तल जो होता है परावर्तक होता है। तो ऐसा जो दर्पण होता है इसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब का कैसे गठन होगा वो देखेंगे। फिर अभी गोलीय दर्पण पहले देख लेते हैं कैसा होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक्चुअली ये कांच अगर गोलक जैसा हो, गोलक, स्फीयर, फुटबॉल जैसे होता है ना, फुटबॉल, उसके तरह का हो और उसमें का भाग काट के और उसका एक भाग को अगर रंग दें, उसमें थोड़ा सा टुकड़ा ले लिए, गोल वाला टुकड़ा, तो कैसा आ जाएगा? देखो हम यहाँ पर ऐसे रफली बनाते हैं कि ऐसे आएगा, ऐसा आएगा ना, ऐसा। इसका एक भाग को रंग दें, ठीक है, तो एक भाग को रंगे मैंने इधर वाला भाग को रंगे तो ये होगा परावर्तक, इधर वाला भाग क्या हो? परावर्तक हो जाएगा। और अगर हम ऐसा वाला भाग को रंग दें, बाहर वाला को ऐसे रंग दें, तो ये वाला परावर्तक हो जाएगा। क्या समझे इसको? मतलब देखो कि ये इसमें जो टुकड़ा लिए थे हम, गोलक का टुकड़ा, उसमें का जो उठा हुआ भाग है, उभड़ा हुआ भाग, उसको हमने नहीं रखा। जो धंसा हुआ भाग है उसको रंग दिया, तो उभड़ा हुआ भाग क्या होगा? परावर्तक हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? धंसा हुआ भाग परावर्तक हो जाएगा। तो इसके आधार पर दोनों का अलग अलग नाम हो जाता है। क्या समझे? इसको हम लोग कहते हैं उत्तल। और थोड़ा और हिंदी कोई जगह में अगर देखो, कोई किताब में तो बहुत अच्छा लगता है, संवेदनशील हिंदी, इसको कहते हैं उन्नतोदर। माने उन्नत है उधर जिसका, उधर मतलब जिसका पेट निकला हुआ है। नहीं समझ में आया? ठीक है, माने जिसका उधर मतलब पेट निकला हुआ है ना, नहीं है इसका, तो ये वाला हो गया उन्नत उदर है जिसका, वो उन्नत उदर कहलाएगा। लेकिन इतना हिंदी बंगाल में चलता नहीं है, क्योंकि बंगाल में हिंदी का अपना एक जो अलग लिमिटेशन बना हुआ है, यहाँ हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश चलता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण यहाँ पर बोलेंगे, ठीक, और उन्नतोदर बोलना नहीं होता है। उसके बाद होता है अवतल। क्या बोलते हैं? अवतल। इसको अवनतोदर कहते हैं, अवनतोदर। ठीक है, अंग्रेजी अच्छा लगता है, कन्वेक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, और ये तो प्लेन सिंपल इसका नहीं लिखे थे, लिख दे रहे हैं, प्लेन मिरर। तो ये हो गया समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो तरह का हो गया, एक कन्वेक्स हो गया और एक कॉनकेव हो गया। और गोलीय दर्पण को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना? अब हम देखेंगे कि इसमें प्रतिबिंब का गठन कैसे होता है। तो सिलेबस के अनुसार से ये वाला तो पहले से चलता आ रहा है, मैंने 7, 8, 9 में हम लोग इसको ढो करके लाए हैं। 9 में नहीं था प्रकाश, लेकिन 7, 8 में था। और इसमें जो है, इसमें तुमको इस पर ज़्यादा केयर करना है, मतलब इस पर प्रतिबिंब का गठन कैसे होता है वो देखना है। इसका एक स्थितियों के खाली देखना होता है, बहुत ज़्यादा देखना नहीं होता है। तो इसमें प्रतिबिंब का गठन एक बार पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का गठन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का गठन कैसे होता है, कैसे होता है, अगर ये करने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको देखना है हमको। तो इसके लिए देखो, दर्पण यहाँ पर दिख रहा है ऐसे, दर्पण विजुअलाइज तो नहीं हम कर पा रहे हैं अभी तो बोर्ड के आधार पर पुराने मॉडल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो विजुअलाइज भी आजकल तो अभी एडवांस हो गया पूरा, तो विजुअलाइज करके दिखाया जाएगा। कोशिश करेंगे एक आध बार हम भी, अगर संभव हो पाएगा तो। अभी जितना देख रहे हैं उसमें बना रहे हैं इसको। देखो कि ये समतल दर्पण अगर है, इसके सामने अगर किसी वस्तु को रखते हैं, मान लो यहाँ हम वस्तु को, तो वस्तु का मतलब, वस्तु बोलने का मतलब वस्तु बिंदु मात्र भी हो सकता है और वस्तु बड़ा साइज का भी हो सकता है। तो हम दोनों ही अलग अलग तरह से बना सकते हैं प्रतिबिंब को। हम पहले एक बिंदु मात्र जो होता है उसके लिए समझ लेते हैं कि कैसे बनेगा। एक बिंदु जैसा रख दिए वस्तु, इस वस्तु का प्रतिबिंब हमको अगर दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, ये बड़ा का फिर बाद में देखेंगे। तो इसको दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझें। इसके लिए हमको इस बिंदु से जब भी प्रतिबिंब गठन कराना है, गठन चित्र में दिखाना, मतलब गठन होने का मतलब ऐसे व्यावहारिक तौर पर कैसे होता है उससे मतलब नहीं है,
लेकिन हमको अगर चित्र में दिखाना है तो हमको उस बिंदु से जो वस्तु है उस वस्तु को दिखाते हुए वहां से उस वस्तु को हम लोग बिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंब। ठीक है, ध्यान समझना। तो बिंब से दो प्रकाश किरण लेंगे। क्या लेंगे? दो प्रकाश किरण निकलता हुआ लेंगे। ये दो प्रकाश किरण चाहे तो उसमें से एक लंबवत लो, लेकिन दूसरा लंबवत नहीं लेना है। एक लंबवत ले सकते हो और दूसरा जैसे भी ले सकते हो, माने एक कोण पर झुका हुआ, यानी तो दोनों ही कोण पर झुका हुआ ले सकते हो। तो हम अगर एक लंबवत लेते हैं, मान लो इजीली में क्या हुआ कि एक लंबवत लोगे, यहाँ से ऐसे लंबवत डालो। क्या समझे? एक प्रकाश किरण को क्या करो? लंबवत डालो। तो परावर्तन का नियम देखो कैसे यहाँ पालन हो रहा है। परावर्तन के नियम में तुम लोग देखा कि जैसे अगर कोई तल पर प्रकाश किरण अगर आती है तो उसमें से परावर्तित होती है, उतना ही कोण बनाते हो जितना कोण बनाते हुए आती है। ठीक है, अब अगर कोई लंबवत आए, ध्यान से समझना, अगर कोई लंबवत आए तो तुमको समझ में आएगा कि लंबवत यदि आएगा तो लंबवत ही वापस आएगा। क्यों? क्योंकि वो अभिलंब के साथ शून्य कोण बनाते हुए आ रहा है, तो अभिलंब के साथ शून्य कोण बनाते हुए वापस भी जाएगा। इसका मतलब यदि लंबवत आ रहा है तो जाएगा कैसे? लंबवत ही जाएगा। तो जिस अगर ये लंबवत आपतित हुआ तो वापस इसको हम यहीं दिखा देंगे, ये तीर का निशान दिखा दिया और वापस कर दिए। ठीक है, तो वापस अगर हम तीर के निशान से ऐसे दिखा दिए कि वापस जा रहा है, तो ये तो हो गया कि प्रकाश ऐसे चला गया। एक दूसरा लाइन लेते हैं जो कि थोड़ा सा कोण बनाते हुए इस पर आएगा, कोण बनाते हुए, तो जो वापस जाएगा ये वही क्या एक नियम को पालन करते हुए, क्या नियम को? परावर्तन के नियम को, जो पहले से जोड़ा हुआ है। तो जितना कोण बनाते हुए आएगा उतना ही कोण बनाते हुए जाएगा। ऐसे क्या कोई दिक्कत है? अब देखो प्रतिबिंब इसका कैसे गठन होगा। तो जब भी प्रतिबिंब गठन होता है उसके लिए आपतित किरण जो एक से माने देखो इस बिंदु से हम क्या किए? दो प्रकाश किरण लिए, एक इधर गया था तो वापस आ गया, एक इधर गया था तो इधर चला गया। लेकिन इसका मिलता हुआ कहाँ प्रतीत होगा उसको एक बार जब कल्पना करोगे तो तुमको लगेगा, देखना कि ये इधर से आ रहा था, इधर की ओर आ रहा था कि नहीं? बोलो, जा रहा था ना। और दूसरा इधर जो जा रहा है उसका मतलब वो ऐसे, माने ये वाला यहाँ आता हुआ प्रतीत होगा। तो देखो इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बनता हुआ प्रतीत होगा। प्रतीत इसलिए हमने बोला कि जब प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान, जैसे प्रकाश किरण यहाँ से निकला लेकिन ये लौट के चला गया इधर, ये प्रकाश किरण यहाँ निकला इधर लौट के चला गया, ये दोनों प्रकाश किरण लेकिन वास्तव में नहीं मिल रहा है। मिल रहा है यहाँ से कोई अगर इधर से कोई देखेगा तो यहाँ पर ये मिलता हुआ प्रतीत होगा, उसको लगेगा कि यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में प्रतिबिंब यहाँ पर बना, जैसे हम नाम देते हैं ये वस्तु है और इस ए वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ ए डैश पर बना। कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन ये जो प्रतिबिंब बना ये बिंब हुआ और उसका क्या बना? प्रतिबिंब बना। तो अब यहीं पर समझ लेना है, साथ में देखो कितना बात हमको और आगे समझना पड़ेगा कि ये प्रतिबिंब जो होते हैं मतलब इमेज, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। क्या? एक को हम लोग कहते हैं काल्पनिक, या पहले नाम देते हैं वास्तविक, क्योंकि पहले कल्पना ठीक नहीं लगेगा, वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक। ठीक है, ये वास्तविक और काल्पनिक में अंतर क्या है या क्या समझना होता है कि अब जैसे यहाँ पर ही बन गया अभी तो ये क्या बना, ये तो समझना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या बोला था कि अगर कोई वस्तु से जब उसका प्रतिबिंब का गठन हम करवा रहे हैं, उसके लिए इमेज बना रहे हैं, उस तरह से बना रहे हैं, दिखा रहे हैं गठन करके, तो जब अगर कोई वस्तु से प्रकाश निकलता है और निकल करके जब रिटर्न हो रहा है, मतलब परावर्तित हो रहा है या वर्तित बाद में होगा, तो होने के बाद वो वास्तव में लेकिन प्रकाश किरण नहीं कट रहा है, लेकिन अगर कोई देख रहा है तो कटता हुआ महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है? वास्तविक रूप में नहीं कटा। तो ये जब वास्तविक रूप में नहीं कटा तो ये प्रतिबिंब जो यहाँ बनेगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होगा? ये कोई दिक्कत है इसमें? तो इसका मतलब साफ हो गया कि समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो क्या होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक की विशेषता होता है कि ज्यादातर सीधा ही होता है, बाद में हम लोग समझेंगे, वो विषय अलग है। तो ये हो गया, ये वास्तविक नहीं हुआ, क्या हुआ? ये काल्पनिक हो गया। किसी की दिक्कत है इसमें? तो यहाँ से बिंब का गठन समझे हम, बिंब का प्रतिबिंब का गठन समझे, और ये काल्पनिक भी हो गया, ये भी हमको समझ में आ गया। अब हम लोग फिर उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में समझेंगे। थोड़ा सा इसमें अगर समतल दर्पण से प्रतिबिंब का जो गठन हुआ है उस प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा और अगर डिटेल में समझ लें कि कैसा होता है, उसका गुण कैसा होता है, तो फिर
अच्छा रहेगा। क्या कि जैसे देखो, जिस आकार का वस्तु होता है उसी आकार का प्रतिबिंब बनता है। क्या समझो, जितना दूर पर वस्तु होता है उतना ही दूर पर प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक होता है, सीधा होता है, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये सभी विशेषताओं के आधार पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ माने प्रश्न आ जाता है। क्लियर? किसी दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का। आज हम यहाँ तक बात करके ये एक क्लास को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसमें गोलीय दर्पण के विशेषताओं से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं को देखते हुए और फिर आगे का जो वर्तन ये सब जो है वो फिर अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तो अभी थोड़ा सा गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब के गठन को हल्का सा समझ लेते हैं। क्या कि जैसे मान लो ये एक दर्पण है, तो इसमें कैसे गठन होता है प्रतिबिंब का, लेकिन इसके गठन को समझने के लिए हमको कुछ बिंदुओं के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि एक कंटिन्यूएशन है, जो क्लास एक्सटेंडेड करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो हम आज का क्लास माने प्रकाश चैप्टर का इतना ही को माने कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम गोलीय दर्पण के बारे में और उसके बाद वर्तन के बारे में समझाएंगे।